गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव में। तो कल के लूसेंट के क्लास में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 18 तक। ठीक है, तो आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। ठीक है, कहाँ से कहाँ देखने वाले? आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22, यानी मौलिक अधिकार में ये जो है आपका आर्टिकल आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आर्टिकल 19 जो है आपका, आर्टिकल 19 वह क्या कहता है? तो आर्टिकल 19 कहता है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता। क्या सब कहता है? कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, लहराने की स्वतंत्रता, ठीक, पुतला जलाने, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, और क्या कहता है? आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता, आरटीआई एवं प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक, दूसरा है आपका, ये आपका क्या हो गया? पहला। दूसरा है आपका इसमें बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म। क्या कहता है? बिना हथियार सभा कराने की स्वतंत्रता। ठीक, फिर है आपका संगठन बनाने की स्वतंत्रता। क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है, फिर है आपका बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मूव अराउंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। ठीक है, पांचवा है आपका कि संपत्ति का आधार, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। अब यह मूल अधिकार नहीं रहा बल्कि कानूनी अधिकार हो गया है, लीगल राइट हो गया है। क्या हो गया है? संपत्ति का जो अधिकार है आपका, संपत्ति का अधिकार, ठीक है, यह जो है अब आपका मूल अधिकार नहीं है, यानी फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ठीक है, ये अब क्या हो गया? आपका कानूनी अधिकार, यानी लीगल राइट्स हो गया है। और है आपका एक भारत में किसी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम टू सेटल इन एनी एरिया इन इंडिया। ये आपका हो गया आर्टिकल 19। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग से एक बात है कि वीडियो को जो है आप लोग शेयर नहीं करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, ठीक है, और लाइक किया कीजिए। तो वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए अब हम देखेंगे कि ये जो है आपका मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो 7 थी। कितनी थी? 7 थी। किंतु संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा? संपत्ति, यानी राइट ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है,
को 44वें संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन हुआ कब था बच्चों? तो 1978 में, ठीक है, में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। और ठीक है, अब इसे जो है आर्टिकल किसमें? 300 यानी 300 का क यानी 300 के ए के तहत कानूनी अधिकार में रखा गया है, मतलब लीगल राइट्स में। किसमें रखा गया है? लीगल राइट्स में रखा गया है। और आपका एक 7वां जो है वह क्या है? तो वह है आपका व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। क्या है? व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ठीक, अब आते हैं आर्टिकल 20 पे। तो आर्टिकल 20 में जो है इनमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। क्या दी गई है? आर्टिकल 20 जो है आपका, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? तो एक गलती के लिए एक सजा, एक गलती के लिए एक सजा। ठीक है, आप कोई भी एक गलती करते हैं तो उसके लिए बस एक ही सजा होगा। सजा उस समय कानून के आधार पर दी जाएगी, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पे। ठीक है, अब आप सजा अगर 2 साल पहले किए हैं तो सजा जो है आपको उसी के टाइम के कानून के अधिकार पे दी जाएगी, उसी टाइम के कानून के अधिकार पे दी जाएगी, ना कि 2 साल के बाद जो कानून आएगी उसके आधार पे। ठीक है, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है। तीसरा आपका क्या है कि सजा अगर आपको हो गई है फिर भी उस कैदी को क्या दिया जाता है? संरक्षण दिया जाता है, संरक्षण दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है आपका अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। देखिए, ये सबसे बड़ी बात है। क्या? तो अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 का ये जो है अभिन्न अंग है। किसका? आर्टिकल 21 का। ठीक, आर्टिकल 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय दोषी करार नहीं कर देती है तब तक उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अब जैसे होता है ना, आपने कोई जुल्म नहीं भी किया हो तो आपको क्या करते हैं, अगल बगल के लोग क्या करते हैं, एक दोषी मान लेते हैं, लेकिन उसे दोषी तब तक नहीं मानना है जब तक कि वो कानून के नज़र में दोषी ना हो। ठीक है, ये बात बिल्कुल याद रखना है। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। तो आर्टिकल 21 है, इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के कारण अधिक धुआं देने वाले वाहन या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस चालान काटती है। ठीक है, आर्टिकल 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। ठीक ना, आर्टिकल 21 में ही निजता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी। क्या है? आर्टिकल 21 में ही राइट टू प्राइवेसी है। ठीक है, पर जोर दिया जाता है जब हमारी गोपनीय जानकारी को कोई उजागर नहीं कर सकता है। अब आपको आर्टिकल 21 कैसे याद रखना है? राइट टू प्राइवेसी आप सभी को याद होगा, सबके घर में जो है मामा होते हैं। देखिए, मैं ऐसे ही याद की तो मैं आपको यही बताती हूँ। ये मामा लोग जो होते हैं ना, वो प्राइवेसी में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, तो राइट टू प्राइवेसी आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप वहाँ पे मामा लिखिए, तो आपको क्या हो जाएगा, ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब आर्टिकल 20 तथा 21 को राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, आर्टिकल 52 के द्वारा नहीं रोका जा सकता। आर्टिकल आपका 20 और 21 जो हो गया, इसका जो है अगर आप ठीक है देखा जाए तो आर्टिकल कोई आपातकाल है, कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल उस टाइम पे जो है इसको नहीं रोका जा सकता है। ठीक है,
इसे जो है सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार कहते हैं। सबसे शक्तिशाली अगर आपसे मूल अधिकार पूछे, सबसे शक्तिशाली मूल अधिकार, तो आपका क्या हो गया, आर्टिकल 20 और 21 जो है वह आपका हो गया। अब हम आते हैं आर्टिकल 21 के क पे। तो आर्टिकल 21 के क पे आते हैं, तो उसमें है आपका, इसे 6 से 14 वर्षों के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन है। क्या है, राइट टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। इसे 86वां संविधान संशोधन, यानी 86वां संविधान संशोधन हुआ कब था बच्चों, तो 2002 में, ठीक है, में जोड़ा गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ यह आपका, और जोड़ा कब गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। क्या इसमें क्या है, तो 6 से 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, निःशुल्क, ठीक ना। अभी आप देख रहे होंगे कि हर एक स्कूल में जो है, अगर कोई बच्चा 15 से 20 दिन गायब हो जाए, नहीं आता है, तो टीचर जो है आपका क्या करते हैं, उनके किसी रिलेटिव यानी माता पिता से जाते हैं उनके घर, पता करते हैं कि बच्चा जो है स्कूल क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करके फिर उस बच्चों को जो है स्कूल लाया जाता है। ये भी हमारा एक क्या है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 3 प्रकार की, 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी, तो देखिए, गिरफ्तारी से संरक्षण करती है, ठीक है। ये आर्टिकल 22 जो है आपकी, वो अरेस्ट से सेफ्टी के लिए है। क्या है, अरेस्ट से सेफ्टी के लिए, ठीक है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट बताना होता है। वारंट क्या होता है, तो अगर किसी व्यक्ति को किसी भी जुर्म के लिए गिरफ्तार किया जाए यानी अरेस्ट किया जाए, ठीक है, तो उसे जो है कारण बताना पड़ता है, वारंट दिखाना पड़ता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, कि दूसरा इसका हो गया 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। 24 आवर के अंदर जो है उसे न्यायालय में जो है उसे वो उपस्थित किया जाता है, ठीक है। 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। इस 24 आवर में जो है आपका यातायात या फिर अवकाश का जो समय है वह नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। सशरीर यानी उनको जो है प्रस्तुत किया जाता है। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। देखिए तीसरा क्या है आपका, कि जो व्यक्ति गिरफ्तार हुआ, अरेस्ट हुआ, उसे जो है अपने पसंद का जो है वकील रखने का भी अधिकार है, ठीक है। आगे देखते हैं, निवारक निरोध, ठीक है। इसकी चर्चा आर्टिकल किसमें की गई है, देखिए, निवारक निरोध अधिनियम। इसकी चर्चा जो है आपकी 22 के 4th घ में की गई है, ठीक है। इसका उद्देश्य है किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। देखते हैं कभी किसी व्यक्ति के किसी साजिश की पता चल जाती है तो उसे सजा नहीं दिया जाता है, बल्कि पहले क्या किया जाता है, उस अपराध को जो है रोकने की कोशिश की जाती है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए अधिकतम 3 महीने तक गिरफ्तार या नजरबंद कर सकती है। अगर किसी पुलिस को जो है किसी पे शक हो गया, ठीक है, तो उसे जो है वह 3 महीने तक नजरबंद या फिर
गिरफ्तार करके रख सकती है। ठीक है। नजरबंद, किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता है तो उसे नजरबंद कहते हैं। ठीक है। और ये नजरबंद जो है आपका, नजरबंद, ये आपका होटल में भी हो सकता है, किसी आवास में भी हो सकता है और जेल में भी हो सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं। भारत में प्रमुख निवारक रोधक अधिनियम। पहला आपका हो गया निवारक निरोध अधिनियम 1950। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया? तो 31 दिसंबर 1972 में जो है इसे समाप्त कर दिया गया। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा है आपका आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। क्या है? आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। ठीक है। इसे 1971 में लाया गया, किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ, जिस कारण इन्हें कब लाया गया? तो 1971 में लाया गया और 1978 में जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है। तीसरा है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका। इसे जो है आपका 1980 में लाया गया। कब लाया गया? 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत जो है पुलिस इनकाउंटर की जाती है। ठीक है। इसके तहत पुलिस क्या कर देता है? इनकाउंटर कर देता है। आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियां, TADA। ठीक है। चौथा है आपका TADA। ठीक है। इसे जो है 1985 में आतंकवादी के विरुद्ध लाया गया था। कब? 1985 में। और इसका जो है बहुत दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 को जो है इसे समाप्त कर दिया गया। ठीक। पांचवा है आपका आतंकवादी का जो है निवारक अधिनियम। यह भी आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ तथा 2004 में बंद कर दिया गया। कब? 2001 में जो स्टार्ट किया गया और 2004 में जो है आपका बंद कर दिया। फिर है आपका छठा गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। ठीक है। यानी UAPA। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाना। पुलिस और जांच एजेंसियां इस कानून के तहत ऐसे आतंकियों, अपराधियों और संदिग्धों को चिन्हित करती हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होती हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि जो भी आतंकी गतिविधियां में शामिल होगा उसे जो है इस अधिनियम के तहत जो है उसे पुलिस चिन्हित करके ले जा सकती है और आपको कितने दिन? 3 महीने तक नजरबंद या गिरफ्तार करके रख सकती है। अब हम देखेंगे 23 से 24। क्या देखेंगे? 23 से 24 आर्टिकल 23 से 24 ये है क्या आपका? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 जो है आपका वह कहता है बालाश्रम यानी जबरदस्ती श्रम तथा बेगारी यानी बिना वेतन पर रोक लगाया गया, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बालाश्रम का या बेगारी कराया जा सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 24 आपका क्या कहता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, जैसे कि कारखाने हो गए, गन बनाना हो गया। इन सारी चीजों में जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को नहीं लगाया जा सकता है। अब देखेंगे आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक ना। आर्टिकल 25 आपका क्या कहता है? तो यह कहता है आपका कि अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसके तहत सिखों को कृपान, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टीकी रखने की स्वतंत्रता है। बौद्ध, जैन तथा सिख हिंदू धर्म का अंग है। ठीक है।
आर्टिकल 26 कहता है कि इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। इसी के तहत यज्ञ हवन करने, सड़क पर नमाज पढ़ने, धार्मिक संस्थान की स्थापना करना, धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार है। ठीक है। आर्टिकल 27 है कि धार्मिक कार्य के लिए दिया गया धन पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। दान पेटी में अगर कोई धार्मिक कार्य के लिए जो है कोई धन दिया गया तो उस पे जो है आपका टैक्स नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है। आर्टिकल 28 है आपका कि सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है। संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। ठीक है। इसी प्रकार उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की शिक्षा। अतः सरकारी मदरसा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक है। आर्टिकल 29 to 30। ठीक ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 to 30। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्या है? अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ठीक ना। कहा गया है इसमें अल्पसंख्यकों की रक्षा है और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यकों को इसकी भाषा या संस्कृति के आधार पे किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है। किसी संस्था में जो है प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं, जाने से नहीं रोक सकते हैं। आर्टिकल 30 की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यक यदि बहुसंख्यक के बीच में शिक्षा लेने से संकोच कर रहा है तो उसे अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकते हैं। सरकार उसे भी धन देगी। सरकार क्या करेगी? तो उसे भी धन देगी। ठीक। आर्टिकल 31 है आपका। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, जो मूल अधिकार तथा किंतु था। पैतृक जो संपत्ति थी उसमें चर्चा की गई है आर्टिकल 31 में। ठीक है। लेकिन की गई थी किंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 की क में जो है जोड़ दिया गया। ठीक। अब अगर हम देखें तो आपका क्या आ गया? आर्टिकल 19 का जो 6 है उसमें कहा गया है कि अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। ठीक है। अर्जित संपत्ति और पैतृक संपत्ति। अब किसी के पास जो है दादाजी के पापा की संपत्ति है और कोई जो है अपना संपत्ति खुद बनाया, तो 31 में जो है आर्टिकल 31 उसमें आपकी क्या हो गई? पैतृक संपत्ति, यानी जो दादाजी पापा की संपत्ति है, और 19 के 6 में आपकी क्या हो गई? तो अर्जित, जो वो उन्होंने खुद बनाया। ठीक है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई नहीं छीन सकता है, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। ठीक है। अब देखते हैं अब आपका क्या है? आर्टिकल 32। तो आर्टिकल 32 जो है आपका, आर्टिकल 32 जो है आपका वह क्या कह रहा है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है। को जो आर्टिकल 32 को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति मौलिक अधिकार हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के याचिका या रीट या क्षमादेश जारी करते हैं। कौन कौन से? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा। ठीक है। तो क्या हो गया अगर हम देखें तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, परमादेश
उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में डालें तो बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। क्या हो जाएगा? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। क्या हो जाएगा? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बंदी से आपका हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, पति से हो गया आपका प्रतिषेध, परमेश्वर से आपका हो गया परमादेश, उसका से आपका हो गया उत्प्रेषण और अधिकार से हो गया अधिकार परीक्षा। अब हम देखेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। क्या है? यह जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रीट है। यह बंदी बनाने वाली अधिकारी को आदेश देती है कि उसे 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत करे। ठीक है। परमादेश आपका हो गया कि इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं जब कोई सरकारी अधिकार अच्छे से काम नहीं करता है तो उस पर यह जारी किया जाता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? परमादेश। अधिकार परीक्षा आपका अगर पूछे तो अधिकार परीक्षा क्या हो गया? तो अधिकार परीक्षा आपका हो गया जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य को करने के लगे जिसके लिए वह अधिकृत नहीं है। ठीक है, वह अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। संवैधानिक उपचारों में अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। प्रतिषेध या ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण आपका क्या हो गया? तो वह आपका हो गया कि यह भी ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी रही है। ठीक है, यानी प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है आपका एक ही चीज है। ठीक है, अब हम देखते हैं तो अब है आपका कि अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा गया है? तो आर्टिकल 32 को। किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? तो प्रस्तावना को। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को। प्रस्तावना को, ठीक ना। उसके बाद है ये 5 प्रकार के रीट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ये 5 को जो आपका रीट है कौन कौन सा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। इसको जो है आपका कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 226 के तहत जो है हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 है आपका जो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। आर्टिकल 34 आपका हो गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। इसे कठोर मार्शल लॉ AFSPA, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी कहते हैं। अगर आर्टिकल 35 की बात करें हम तो यह आपका क्या हो गया कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा है। किसमें? आर्टिकल 35 में। ठीक है, कौन सा? तो भाग 3 में। मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था किंतु वर्तमान में 6 श्रेणी ही है। ठीक है, कौन कौन से? अब हम लोग उसको देख लेते हैं। तो वह आपका हो गया समता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। ठीक है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, ये आपका क्या हो गया? आर्टिकल 19 to 22। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, तो ये आपका हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 23 to 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 to 28, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपका हो गया आर्टिकल 29 to 30। संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 और संपत्ति का अधिकार ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स, ये आपका आर्टिकल 31 था जो कि अभी नहीं है, ठीक है। तो आर्टिकल जो है आपका 14, 20, 21 का कॉस 23, 24, 25, 28 भारतीय तथा विदेशीय दोनों के लिए है। और आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एवं 30 केवल भारतीयों के लिए। मतलब कि अगर देखा जाए तो आर्टिकल 14, 20, 21, 21 का ए, 23, 24, 25 और 28 ये जो है आपका विदेशियों के लिए भी है। लेकिन अगर देखा जाए सिर्फ भारतीयों के लिए तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एवं 30 जो है यह सिर्फ भारतीयों के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग कल देखेंगे आपका भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। चलिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग, तो कल हम लोग क्या देखने वाले हैं, भाग 4 यानी ये भाग 4, ठीक है। आपकी सुबह में एक क्लास आती है 5 बजे जो डेली करंट अफेयर्स रहती है। स्पीडी करंट अफेयर्स 8 AM आती है जिसमें 1 साल का पूरा करंट अफेयर है। लूसेंट जीके 9 बजे आती है, 9 से 10, ठीक है ना। जीके जीएस प्रैक्टिस टेस्ट 7 बजे शाम में आती है। जीके जीएस टॉपिक वाइज 8 बजे आती है। रीजनिंग जो है आपकी 9 बजे आती है। तो इन सारे क्लास को ज्वाइन कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सारा नोटिफिकेशन जो है वो दिया जाएगा। और जो बच्चे बिहार सिविल कोड प्यून की तैयारी करते हैं उनके लिए एक रिवीजन बैच है पीटी प्लस मेंस के लिए, ठीक है। पीटी प्लस मेंस के लिए सिर्फ 399 में ये बैच जो बच्चे लेते हैं उनके लिए एक इंटरव्यू के लिए स्पेशल डिस्काउंट है। और जो बच्चे कलर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी एक रिवीजन बैच है 499 में पीटी प्लस मेंस, ठीक है। इंटरव्यू में उनके लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट है। और अगर देखा जाए तो पीडीएफ रूटीन है आपके पास जो कि आपका पेड कोर्स में जाइएगा तो आपको वहाँ पे जो है एक पीडीएफ का पूरा कोर्स मिलेगा, वह आपको ले लेना है 129 में। लेकिन अगर आप रिवीजन बैच लेते हैं तो आपको जो है ये पीडीएफ सारा का सारा फ्री मिलेगा और पीडीएफ से जो है आपको डिस्कशन भी कराया जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।